बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि DGSP-CA ने जिला केमाड़ी के 3 अफसरान को गैर कानूनी तामीरात में मुलविस होने पर मुअत्तल कर दिया, साथ ही बड़े पैमाने पर तबादले भी कर डाले। आपको इस हवाले से बताएं कि DGSP-CA ने जिला केमाड़ी के 3 अफसरान को गैर कानूनी तामीरात में मुलविस होने पर मुअत्तल किया है और साथ ही बड़े पैमाने पर तबादले भी कर डाले हैं। क्या तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जुनैद, बताइएगा कौन से अफसरान को मुअत्तल किया गया है? देखो, DGSP-CA इसहाक अहमद फोड़ो की जानिब से जो है ये बड़े पैमाने पे न सिर्फ तबादले किए गए हैं बल्कि 3 अफसरान जो है करप्शन में मुलविस थे उनको भी जो है घर रवाना किया गया, उनको सस्पेंड किया गया है। इन तीनों मुअत्तल होने वालों में इंजीनियर आमिर कमाल है, इंजीनियर इमदाद अली उन्नड़ है और हफीजुल्लाह अब्बासी जो है वो शामिल है। ये तीनों अफराद पर जो है इल्जाम आयद किया गया है कि इन्होंने ऑक्सफोर्ड बीच पर जो है हज की तामीर के दौरान जो है वहां पर पहुंचकर रकम का मुतालबा किया था हज के मालिक से, जिसके बाद DGSP-CA को शिकायत मौसूल हुई तो उस शिकायत में जो है इंक्वायरी बिठाई गई। ताहम अब जो है इन तीनों अफसरान को जो है वो सस्पेंड कर लिया गया है। साथ ही जो DGSP-CA की जानिब से बड़े पैमाने पे तबादले भी देखने में आ रहे हैं। जो सिस्टम चलाने वाले अफसरान थे उनको जो है एक जिले से हटाकर दूसरे जिले में जो है वो लगा दिया गया है, जबकि SBCA का पूरा सिस्टम ही तब्दील करने का जो है एक तरीके से अगर ना होगा। इस वक्त जो कराची के अंदर तबादले किए गए हैं उसमें इंजीनियर मोहम्मद रकीब है जिनको डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट तैनात कर दिया गया है, जबकि इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल को डायरेक्टर विजिलेंस एंड काउंटर चेकिंग जो है किया गया है। इसके साथ साथ आसिफ रिजवी को डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और नदीम अहमद को डायरेक्टर डेमोलेशन जो है वो तैनात किए गए हैं। इरफान हैदर को डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट साउथ, जबकि अली गुफरान को जो है डिस्ट्रिक्ट मलिक जो है वो तैनात कर दिया गया है। इंजीनियर सैयद मोहम्मद जिया को भी जो है वो डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। साथ ही मुश्ताक सुंदो जो कि डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसके रीजनल डायरेक्टर का भी जो इजाफी चार्ज है इनके पास इस वक्त मौजूद है। बैक वक्त जो है वो मुश्ताक सुंदो ने इस वक्त 2 चार्ज रखे हुए। साथ ही अस्मा गयूर जो कि डायरेक्टर सिंगल विंडो फैसिलिटी थी, डायरेक्टर सिंगल विंडो फैसिलिटी के साथ साथ जो है उनको भी डायरेक्टर IT का इजाफी चार्ज दिया है। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद जावेद। कराची चैम्बर में कामयाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल जारी है। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए तमाम चैम्बर और FPCCI की हर मुमकिन मदद को तैयार है। कराची चैम्बर ने हमेशा पहल की, इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आगे रहे हैं। क्या तफसीलात मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। कराची चैम्बर में इंतखाबात हो रहे हैं और बड़ी कामयाबी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का आगाज़ कर दिया गया है। मुल्क भर की जो पहली चैम्बर हो गई जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का आगाज़ किया है। और यहाँ पे बताएं, जो बिजनेसमैन ग्रुप के जो चेयरमैन है जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद है। बड़ी कामयाबी मिली है सर, एक बड़ा पैगाम दे रहे हैं आप पूरे चैम्बर्स को, बल्कि जनवरी के आखिर में आम इंतखाबात भी हो रहे हैं। तो जो हम लोग ये कह रहे हैं कि क्या हो सकता है क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है। देखिए, मैं आपको ये खाली आप इस चार्ट को देखें कि अभी इसके अंदर टोटल वोट काउंट किया हुआ ये लिखा हुआ है। वोट से कितने में हमने ड्यूल रखा है, अगर कोई नहीं डालना चाहता। अब देखें लोगों का रुझान देखें, मैनुअल से सिर्फ 121 लोगों ने वोट कास्टिंग की है और वोट के ऊपर 778 लोगों ने कास्टिंग की। ये कितने लोग क्यू के अंदर हैं, कितने क्या हुआ, कितने वोट काउंट हुए, एवरीथिंग इज हियर। तो ये इतना इलेक्ट्रॉनिक है कि वो जो हम बैठते थे तुम गिनो मैं गिन रहा हूँ और ये इसमें ये इनवैलिड वोट है। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि इनवैलिड वोट होता ही नहीं है। इसलिए अगर आप 15 वोट आपने देने हैं, अगर आपने 16 दिए हैं तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, 14 दिए तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब 0 जो है ना वो है आपके इनवैलिड वोट्स। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी, हमने बड़ा रिस्क लिया, बड़ी मेहनत की कि भाई ये क्या हो। और मैं जो है ना शुक्रगुजार हूँ सारे लोगों का, एवरीबडी कमिंग इन एंड अप्रिशिएटिंग कि भाई आपने जो काम किया वो तो कभी हुआ ही नहीं तारीख के अंदर। तो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई क्रिटिसिज्म, सारी अप्रिसिएशन है, नॉट इवन 1% इज क्रिटिसाइज। तो ये तो मेरे ख्याल सब जगह होना चाहिए, हर चैम्बर में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। साहब देखें कि मैंने जो जाके अंदर देखा वो वोट डल 1 मिनट से भी कम का वक्त लग रहा है। It takes 30 seconds for a person who doesn't know the computer. Those who know the computer takes quarter of a minute. 15 सेकंड में वो वोट कास्ट कर लेता है। बड़ी कामयाबी अगर देखा जाए आप लोगों की, क्योंकि मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स में भी जैसे अगर इलेक्शन होंगे, अगर हम वोटिंग पे जाएं तो आपका सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा और जो एरर का जो तासुर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें जो इस वक्त सबसे बड़ा पैगाम कराची चैम्बर ने दिया, मुल्क का सबसे बड़ा चैम्बर है, टोटल वोटों की तादाद देखें, बड़ी तादाद है जो कि आके दे रहे हैं वोट, टाइमिंग भी कम हो रही है। तो इस तरीके की जो मिसाल है
फिर अगर हम देखें तो आप किन चैम्बर को उनको क्या मिसाल देंगे, क्या इजीली है, पॉसिबल है ये? देखिए हमने तो कर दिया। हम हमेशा कराची चेंबर जो होती है ना, आप किसी भी काम में देखें, चाहे वो मसाइल हो हुकूमत के साथ या कोई और मामलात हों, बिजली का मामला हो, वी आर ऑन द फोर फ्रंट पूरी पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया हमको जानती है। तो मेरा पैगाम सबको यही है कि जो इलेक्शंस हैं उनको फेयर करने का, उनको ट्रांसपेरेंट करने का तरीक़ाकार, ये किसी को कोई बात करने का मौका ही नहीं है। आप ई वोटिंग करा दें। अगर हमारी मदद की कहीं ज़रूरत है, ये जो टीम हमने बनाई है, तो हम तमाम सारी चेंबर्स को, फेडरेशन को ऑफर करते हैं कि हम उनको जो है असिस्ट करने को तैयार हैं। जी, आपने सुना यहाँ पे बड़ी कामयाबी हुई, कराची चैम्बर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का आगाज़ कर दिया गया और तमाम मुल्क भर के जो चैम्बर्स हैं इसके साथ फेडरेशन हाउस को ये यहाँ पे मशवरा दिया कि अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो कराची चैम्बर बिजनेसमैन ग्रुप जो है यहाँ पे फराहम करने के लिए चाहिए। पूरी टीम फराहम करेगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बआसानी कर सकेंगे। बड़ी कामयाबी है अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, और तमाम डिजिटल सिस्टम हो गया है और ये पाकिस्तान का एक वाहिद चैम्बर हो गया कराची चैम्बर जिसने आगाज़ कर दिया है और कोई एरर भी नहीं होगा। जी, कराची चैम्बर में इंतखाबात के दौरान पहली बार डिजिटल वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे बिजनेस कम्युनिटी ने बेहद सराहा है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से शफाफियत के साथ वक्त की भी बचत होगी, लंबी कतारों से वक्त ज़ाया होता है। मज़ीद उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत फास्ट ट्रैक और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरे ख्याल से ये जो हमारे इलेक्शन इन फ्यूचर पाकिस्तान के भी हो ना, उसके लिए भी बेस्ट है। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसे हम कह रहे हैं 1 to 15, सबको रिक्वेस्ट है 1 to 15 वोट डालें। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। असल में ये कि पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी रश हो गया था, तो इसको कैटर करने के लिए, टाइमली लोगों को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है ये इकदाम है। और जैसे आपने अभी कहा कि अगले जो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी ज़रूर होना चाहिए कि लोगों का वक्त की बचत भी और ट्रांसपेरेंसी भी आए। मतलब ई वोटिंग की बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि सारे वोट जितने भी हो रहे हैं, एक तो टाइम आपका 1 मिनट लग रहा है एक वोट में, दूसरा ये है कि मल्टीपल कंपनीज वाले लोग आ रहे हैं, वो भी 2 मिनट में 5-5 कंपनियों के वोट डाल के जा सकते हैं। सो बहुत स्ट्रीमलाइंड हो गया है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन सब ऑप्टिमाइज होकर हो रही है। और सबसे बढ़ के बात यह है कि जब इलेक्शन ख़त्म होगा तो विदिन 15 मिनट्स इलेक्शन कमिश्नर को पता होगा कि ई वोटिंग का रिज़ल्ट क्या है, वो अपनी सील्ड एनवेलप में उनके पास होगा। अच्छा, आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी लोगों को आसानी पेश आ रही है। लेकिन ये देखें, ये मैं ज़ुबैर साहब को अप्रिशिएट ये करता हूँ कि जो इन्होंने वोटिंग कराई, और चाहे आगे एक बंदा भी खड़ा था तो मैं ये ज़रूर बोलता कि सामने 8-10 लोग तो आते, फाइट तो होती। तो हमें ये लगता है कि आज का जो रेशो होगा 99.9%, 1 से 15 को लोग डालेंगे। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर ट्रांसपोर्टर्स का धरना तीसरे रोज भी जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने आज नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे बंद करने की धमकी दी है। सुपर हाईवे और कौमी शाहराह को मिलाने वाली अहम सड़क 3 रोज से मुकम्मल बंद है। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से लगाए गए एहतजाजी कैंप में ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर ट्रांसपोर्टर्स का धरना आज तीसरे रोज भी जारी है और ट्रांसपोर्टर्स ने आज नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे बंद करने की भी धमकी दी है। सुपर हाईवे और कौमी शाहराह को मिलाने वाली अहम सड़क 3 रोज से मुकम्मल तौर पर बंद है। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से लगाए गए एहतजाजी कैंप में ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। क्या तफसीलात है बताएंगे शाहजेब हुसैन। शाहजेब बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं, क्या कहा जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। 3 बजे का वक्त उनकी जानिब से दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो मुकम्मल तौर पर नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को बंद कर देंगे। इस हवाले से अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त कौमी शाहराह पर ही मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त जो है यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जो है मीटिंग का सिलसिला जारी है। वो मुशावरत कर रहे हैं क्योंकि पहले 3 बजे का टाइम दिया था और अब जो है इस वक्त को बढ़ाकर 4 साढ़े 4 बजे का वक्त दिया है कि अब तक कोई नुमाइंदा नहीं आया तो एहतजाज को तोल देंगे। इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुबैना तौर पर कौमी शाहराह से सुपर हाईवे को मिलाने वाली जो शाहराह है उसको जो है लिंक करने वाली जो शाहराह है उसको जो है वहाँ पर एक टूल प्लाज़ा कायम किया गया है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर 5,000 रुपये से उनसे भत्ते की सूरत में जो है वसूल किए जा रहे हैं। जबकि साथ साथ अगर बात की जाए इस हवाले से कि ये टूल प्लाज़ा पर कौन लोग मौजूद हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि मुसल्लह अशख़ास जो है मौजूद हैं जो इस वक्त वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके हाथों में बड़े असले मौजूद हैं।
ये जो है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि लेकिन यहाँ पर जो 1 महीने से ज़ायद का अरसे से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो परेशान थे, जिसमें ऑल पाकिस्तान ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन, इसी तरीके से दीगर जो इनकी जो एसोसिएशन हैं उनके अहदेदार जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और उनकी जानिब से आइंदा का लायामल तय किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर इनसे मुज़ाकरात के लिए गवर्नर्स हाउस से भी जो है कॉल आई थी कि मुज़ाकरात के लिए वो टेबल पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदार हैं, जिसमें शम्स शामानी हो गए, हाजी मोहम्मद पना साहब हो गए, और इसी तरीके से अगर बात की जाए दीगर जो नुमाइंदगान हैं ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमने उनको यहाँ पर दावत दी, उनके जो एहतजाजी कैंप लगा हुआ है और एहतजाजी कैंप में आकर जो है मुज़ाकरात करने का जो है उनको दावत दी गई थी, लेकिन गवर्नर साहब की जानिब या गवर्नर हाउस की जानिब से यहाँ पर अब तक कोई नुमाइंदा नहीं आ सका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में, मेरे कैमरा मैन हारिस अगर दिखाएं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में ऑयल टैंकर और इसी तरीके से गुड ट्रांसपोर्ट वाले लोग मौजूद हैं, जो कि इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। कहा जाता है कि ये ड्राइवर हजरात हैं, इनके ऊपर जो है वहाँ पर तशद्दुद किया जाता है, जहाँ पर कौमी शाहरा और सुपर हाईवे पर को मिलाने वाली जो लिंक रोड है, जो कि स्टील टाउन घग्गर फाटक के करीब से जो है होती हुई जाती है, वहाँ पर एक टूल प्लाज़ा कायम किया हुआ है मुबैना तौर पर, जहाँ पर बद्दाखोरी की जाती है। ताहम यहाँ पर आज इनका तीसरा रोज़ है जो धरना दिया हुआ है, और आज इन्होंने धमकी दी थी कि अगर इनके मुज़ाकरात, इनके मुतालबात अगर नहीं माने जाते तो ये जो है कौमी शाहरा और सुपर हाईवे को बंद कर देंगे। ताहम अब जो है 4 साढ़े 4 बजे का वक्त दिया है। दीगर जो बरादरी है ट्रांसपोर्टर्स की, वो भी यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुकी है, जिसमें गुड ट्रांसपोर्ट हो गए, ऑयल ट्रांसपोर्टर्स हो गए, और इसी तरीके से अगर एडिबल ऑयल ट्रांसपोर्टर्स, मजदा ट्रक के जो एसोसिएशन है उसके अहदेदार, जबकि साथ साथ दीगर इसी तरीके से जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जारी रखते हैं, उनके जो नुमाइंदगान हैं वो जो है इस वक्त लोगों को क्षमा कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे को बंद करने का अंदिया दिया हुआ है। अगर बात की जाए इस हवाले से कि हुकूमती और दीगर इंतज़ामिया की जानिब से इनके पास कोई कॉल आई हो, तो उनकी जानिब से इनकार किया जा रहा है, इनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की, वो भी जो है यहाँ से गायब दिखाई देती है। जी, पहले 3 बजे का वक्त दिया गया था ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, और अब ये वक्त बढ़ा के 4 से 4:30 कर दिया गया है, और कहा गया है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई और मुज़ाकरात नहीं हुए तो रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। शाहज़ेब हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगी बिजली और महंगी बिजली सारिफिन को 440 वोल्ट का झटका लग गया। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सामाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है और इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक तमाम सारिफिन पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया गया। इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब का बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इतलाक हो जाएगा। इजाफा माली साल 2022 से 23 की चौथी समाही एडजस्टमेंट के मद में किया गया है। सार्फिन से 6 माह में वसूलियाँ होंगी। बिजली सार्फिन अक्टूबर 2023 था मार्च 2024 तक अदायगियाँ करेंगे। वफाकी हुकूमत 3 माह के लिए 5 रुपये 40 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की थी कि ई सारिफिन पर 14 अरब का बोझ पड़ेगा। इस फैसले का सिर्फ लाइफ लाइन सारिफिन पर इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान की फर्नीचर की सबसे बड़ी नुमाइश पाकिस्तान लाइफस्टाइल एक्सपो दूसरे रोज़ भी जारी है। नुमाइश में मुख्तलिफ कैटेगरी के सोफ़े और बेड सेट समेत सजावटी अशिया भी पेश की गई हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सबा परवेज से। जी बिल्कुल, कराची में लाइफस्टाइल एक्सपो की जानिब से जो है वो 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद किया गया है। आज जो है वो दूसरा रोज़ है और एक्सपो में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सोफ़ा सेट्स, फर्नीचर के साथ साथ जो है वो बेड सेट्स और डेकोरेटिव एक्सेसरीज़ जो हैं वो यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। मेरे से इस वक्त जो है वो उस्मान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने जो है वो डेकोरेटिव एक्सेसरीज़ जो है वो नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। मुझे बताइएगा कि इनकी क्या कीमतें हैं और डिस्काउंट पर दे रहे हैं और लोगों का क्या इसमें वो रद्द अमल। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हमारे जो शोरूम पे प्राइसेस होते हैं ना, उसकी निस्बत यहाँ पर कम ही प्राइस हैं, तकरीबन 40 या फिर 20% तक ऑफ है।
जैसे कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक ये लालटेन है, इसके प्राइस हमारे शोरूम रेट जो है 2400 है, लेकिन यहाँ आफ्टर डिस्काउंट पे लगी हुई है 1400 पे। तो इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों में जो है सब में डिस्काउंट ऑफर है। जैसे कि देखिए आपके पीछे लैंप लगा हुआ है, इसके प्राइस 26,000 है, यहाँ आफ्टर डिस्काउंट हमने 16 पे लगाया हुआ है शोरूम प्राइस, क्योंकि यहाँ एग्जीबिशन करने का मकसद ये है कि कस्टमर को अच्छे से अच्छे तरीके से डिस्काउंट देना। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर फर्नीचर में भी अच्छा खासा हमारा डिस्काउंट ऑफर है यहाँ पर, और बहुत सी चीज़ों में इसी तरह से सब चीज़। मुझे बताइएगा कि लोगों का क्या यहाँ पर जो है वो रिएक्शन है, आ रहे हैं खरीदार या कम है, ज़्यादा है अमूमन दिनों के मुताबिक? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का भी रुझान ठीक है। वैसे अभी तो स्टार्ट है सुबह काज, तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक यहाँ पर रश ही रश होता है। हम लोग को टाइम नहीं मिलता बेसिकली कि हम यहाँ पर जो है कोई और काम कर सके। तो आपकी कोई शॉप वगैरह भी है या बस आप ये एक्सपो में ही चीज़ें पेश करते हैं? नहीं, हमारा शोरूम है गुल प्लाजा में, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल प्लाजा में भी हमारा शोरूम है और तौहीद कमर्शियल पे भी हमारा शोरूम है। तो ये इन तीनों जगह हमारा शोरूम है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आज जो है वो एक्सपो सेंटर में जो है वो दूसरा रोज़ है फर्नीचर एक्सपो का, और 75वीं एडिशन को जो है वो यहाँ पर पेश किया गया है। उसके साथ साथ जो है वो 40% जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट के साथ चीज़ें दी जा रही हैं, और इसके साथ इनका यही कहना है कि लोगों का जो है वो अब तक जो है वो काफ़ी बेहतरीन रिएक्शन है, काफ़ी बेहतरीन जो है वो लोग जो है वो ख़रीदार आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं इनसे। जी, कराची सेंट्रल जेल की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली आर्ट एग्जीबिशन आबोताब से जारी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयशा आफरीन। कराची आर्ट्स काउंसिल में प्रिजनर डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाली ये एग्जीबिशन पूरी आबोताब के साथ जारी है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट हसन सहतूब साहब मौजूद हैं और उनके साथ मोहम्मद यूसुफ साहब डीएसपी जो है वो भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि ये इन्हीं की काविशें हैं, इन्हीं की काविशों का नतीजा है। जो कैदी हैं उन्होंने ये फ़न सीखा और आगे बढ़ाया और आज उनकी एग्जीबिशन होने जा रही है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे कि जो कैदी हैं पहले ये एक गुमान होता था कि जब वो निकलेंगे तो वो मज़ीद क्रिमिनल बन के निकलेंगे, अब वो एक फनकार बन के निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए तो समझे आज खुशी का दिन है और मेरी कामयाबी का दिन है कि कराची सेंट्रल जेल, जिसको समझा जाता था कि हार्डकोर क्रिमिनल हैं और जेल से ये भत्ता मांगने के लिए फ़ोन करते हैं या पर्चियाँ भेजते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब जेल से मुसव्विर बन के निकलेंगे। मेरा नारा भी ये है और मेरी ज़िम्मेदारी भी ये है कि हम इनको एक कारआमद शहरी बना के मुआशरे को वापस दे दें। और इनका काम जो है आप देख रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड वाला काम है कि जो बिक सके, लोग देख सकें, लोग पसंद करें। और एक दो फैमिली भी इधर आई हुई है इनकी, जिनको ये जेल से पैसे कमा के अपनी फैमिली की किफ़ालत करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। डीएसपी मोहम्मद यूसुफ साहब से बात करेंगे, जिनके आइडियाज़ पे ये कैदी काम कर रहे होते हैं और खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें बना रहे होते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि आपके आइडियाज़ होते हैं जिनको शक्ल ये कैदी देते हैं? हाँ, मेरे लिए भी जिस तरह मेरे बॉस ने कहा कि मेरे लिए भी खुशी का मौका है ये। आप पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हैं। ये काम देखने के बाद जो कि जेल की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट ने खुद जो है ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की। इससे पहले हम जो है मुख्तलिफ जगहों पे एग्जीबिशन में चीज़ें भेजते थे, तो ये एक बारिश का पहला खतरा साबित होगा इंशाल्लाह। और मैसेज मेरा यही है दोबारा से कि हम जो है यहाँ से लोगों को चेंज करके भेजने की कोशिश करते हैं, बाकी माशरा इन लोगों को कबूल करे। लेकिन जो हैबिचुअल्स हैं उनको तो हम बदलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारी ट्राई है कि हम उनको भी बारिश के वो खतरे जो गिरते रहते हैं उनको तराश देते हैं बारिश के पत्थर को, उसी तरह हम इनको तराश के माशरे में वापस भेजें। एप्टिक विजन की जानिब से पाकिस्तान मेगा सॉफ्टवेयर नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा हमारी आयमा खान। जी बिल्कुल, एप्टिक विजन की जानिब से पाकिस्तान मेगा सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। यहाँ तलबा की बड़ी तादाद ने भी जो है शिरकत की है। इस हवाले से बात करने के लिए सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर मसरूर हमारे साथ मौजूद हैं। सर हमें बताइएगा, एप्टिक की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, क्या देख रहे हैं कि तलबा की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस हद तक कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये एप्टेक इस तरह का इवेंट हर साल ऑर्गेनाइज़ करता है और अपने बच्चों के प्रोजेक्ट डिस्प्ले करता है, और यकीनन ये बच्चे जो प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ये शो कर रहे होते हैं कि एप्टेक में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है किस तरह की, और हमारे बच्चे खुद अपना टैलेंट शो कर रहे होते हैं, जो कि
इस बात की गमाज़ी है कि हमारा जो मुस्तक़बिल जो है ताबनाक है और ये बच्चे जो हैं दुनिया में अगर कहीं इनको अपॉर्चुनिटी मिले तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। आईटी के हवाले से देखें तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में भी अब शुरू हो गया और बच्चे कर रहे हैं और हर चीज़ में बच्चे हमारे माशाल्लाह कर सकते हैं उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले। और रिसेंटली जो है सिंध गवर्नमेंट जो है उसका भी फोकस है आईटी पे बहुत ज़्यादा, वो स्कूलों में IoTs के प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। तकरीबन 250 स्कूलों में हम हमारे साथ सिंध बोर्ड की कोलैबोरेशन के साथ, सिंध बोर्ड की सर्टिफिकेशन के साथ 250 स्कूलों में, जनरल एजुकेशन के स्कूलों में IoTs के कोर्सेज स्टार्ट होंगे जो कि 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक के होंगे। बच्चों से हम मेरी गुजारिश ज़रूर है कि अब फोकस करें इस मार्केटिंग के हवाले से और ट्रेनिंग के हवाले से। अपने डिग्री प्रोग्राम बेशक करें, डिग्री प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अपनी नॉलेज, ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेड करें और वो ट्रेनिंग जो आप हासिल कर सकते हैं वो सर्टिफिकेट शॉर्ट कोर्सेज़ के ज़रिए हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर मसरूर हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने जो है वो एप्टी के इस इक़दाम को जो है वो खासा सराहा है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि हमारी जानिब से भी जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी सारे शॉर्ट कोर्सेज़ जो है वो मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि तुलबा जो है उनसे इनकी ये गुजारिश है कि वो जो है वो शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ आएँ और इन शॉर्ट कोर्सेज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम दें। जी, निगरान सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में 120 मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान सिंध सरकार ने 120 मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुलाम कादर नूरियो को जो है मुख्तियारकार हेडक्वार्टर जनूबी कराची, अगरुमल को मुख्तियारकार हेडक्वार्टर गरबी कराची, जमील अहमद काजी को मुख्तियारकार हेडक्वार्टर कोरम की तैनात किया गया है, जबकि मुमताज अली जना को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्कीम 33 कराची, सदाकत शहर को मुख्तियारकार लियाकताबाद, अब्दुल गनी अब्बासी को मुख्तियारकार E&I कराची तैनात किया गया है। इसके से सूबे के दीगर तहसील में भी मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले करके नोटिफिकेशन जारी किया गया। अच्छा आज़ाद, महकमा एक्साइज टैक्सेशन सिंध में 9 अफसरान के तकर्रुर तबादले हुए हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज टैक्सेशन सिंध में 9 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए, जिसका भी महकमा एक्साइज और टैक्सेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें आकाश कुमार को एक्साइज टैक्सेशन अफसर प्रॉपर्टी टैक्स हैदराबाद तैनात किया गया, जफर इकबाल बंगश को एक्साइज टैक्सेशन अफसर प्रॉपर्टी टैक्स कराची, हाफिज कुरैशी को ETO डिवीजन प्रॉपर्टी टैक्स कराची तैनात किया गया है, रिजवान कुरैशी को एक्साइज टैक्सेशन अफसर G2 डिवीजन प्रॉपर्टी टैक्स कराची तैनात किया गया है, जाहिद अजीज हिबोरो को एक्साइज टैक्सेशन अफसर ओल्ड रजिस्ट्रेशन B मोटर रजिस्ट्रेशन विंग कराची तैनात किया गया है, शेर अहमद जो है खोरो को एक्साइज टैक्सेशन अफसर A डिवीजन प्रॉपर्टी टैक्स कराची तैनात किया गया, आरफ शमीम को असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन अफसर S2 प्रॉपर्टी टैक्स डिवीजन कराची तैनात किया गया है, निसार अहमद सेवानी को एक्साइज टैक्सेशन अफसर MR मोटर व्हीकल विंग कराची तैनात किया गया। तैनाती अमल में लाई गई है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। बल्दिया कराची अपनी अरबों रुपए मालियत की मशीनरी का ख्याल न रख सकी। मेवाशाह कब्रिस्तान में कायम वर्कशॉप पर 2 दर्जन से ज़ायद ग्रीन ट्रक खराब हालत में मौजूद हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद जावेद से। देखिए जी, साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में 40 ग्रीन ट्रक्स लाए गए थे जो कि शहर के अंदर कचरे की मुंतकली से लेकर दीगर काम किया करते थे, लेकिन अब इन ट्रक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। मेयर कराची ने दावा किया है कि कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो असासे हैं उनको बेहतर हालत में लाया जाएगा। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, ग्रीन ट्रक है, किसी के टायर गायब हैं, किसी की लाइट गायब है। तकरीबन 20 के करीब ये ट्रक्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब हालत में इस वक्त यहाँ पर सड़ रहे हैं। अगर इसकी माजी में भी मेंटेनेंस की जाती तो ये ट्रक्स जो है वो बेहतर हालत में लाए जा सकते थे, लेकिन इसके ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। ताहम ये ट्रक्स के ऊपर तवज्जो देने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा ताकि ये अरबों रुपए की जो मशीनरी है उसको बचाया जा सके। जी, लियारी के इलाके अहमद शाह बुखारी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। तफसीलात बताएंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियारी अहमद शाह बुखारी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीन बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि पानी के मसाइल हैं, किन मुश्किलात का सामना होता है दिन भर में। यहाँ पर जो है ना पानी का इतना मसला है कि हम लोग को पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं।
जब भी या तो लाइट नहीं होती है, अगर लाइट आए तो पानी नहीं है, पानी हो तो लाइट नहीं है, गैस नहीं है, हर चीज़ के लिए यहाँ पर जो है ना लोग तरस गए हैं। अच्छा सर, आप बताएं कि पानी नहीं होता तो किस तरीके से फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, गुजारा करते हैं? बस ये क्या, पानी जब लाइट नहीं होती है तो आधा एक घंटे को हैंडपम्प से पानी हम भरते हैं। ये हाल हमारा, समझो हमारे इलाके को ये अहमद शाह बुखारी रोड है, जैसे लेबनानी यतीमों का इलाका है, और समझो पानी से बहुत, बिजली नहीं है, बिजली जब नहीं होती है तो पानी आती है, और गैस भी नहीं है हमारे पास। सर आप बताएं कि यहाँ पर आरओ प्लांट कहीं नहीं है दूर दूर? यहाँ पर आरओ प्लांट का पंप मौजूद है, जो कभी चलता है तो कभी नहीं चलता है। यहाँ पर पानी का सिलसिला, लियारी के जो बुनियादी मसाइल हैं वही अब तक जो है वो हल नहीं हुए, चाहे वो गैस हो या बिजली हो या फिर पानी। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, वालिदैन ये कहते हैं यहाँ के रिहायशी के बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो पानी नहीं है, गर्मी है तो नहाने के लिए पानी नहीं है, बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मैसर नहीं है। एक आरओ प्लांट आगे लगा हुआ है तो वहाँ पर कभी पानी आता है कभी नहीं आता है। शहरी जो है ये शिकवा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया यहाँ पर नज़रसानी नहीं करती। जी, नेशनल कोचिंग सेंटर में छठी सिंध रैंकिंग स्क्वाश चैंपियनशिप शुरू हो गई है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर छठे सिंध रैंकिंग स्क्वाश चैंपियनशिप के मुकाबले शुरू हो चुके हैं और टूर्नामेंट में मुख्तलिफ कैटेगरी से मुकाबले हो रहे हैं। अंडर 11, अंडर 15, अंडर 19 बॉयज़ और वुमेन ओपन कैटेगरी है, जिसमें आज पहला एक ज़बरदस्त मैच खेला गया जवेरिया जावेद और दूसरी खिलाड़ी के दरमियान। तो हम जानेंगे कैसा रहा मैच। आप हार गई मैच तो? मैं यहाँ पे मैच खेलने आती हूँ नॉर्थ कराची से, और हम ऐसे मैचेस होते रहने चाहिए ताकि हम और प्रैक्टिस कर सकें, और मैं यहाँ पे हार गई लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। आप कैसा तजुर्बा रहा आज जीती है मैच तो? मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं साइड स्टेडियम से आती हूँ और मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद क्लब में प्रैक्टिस करने जाती हूँ, और मैं चाहती हूँ ताकि और भी गेम्स हों ताकि हम लोगों को बहुत मज़ा आए। ये खेल कितना मुख्तलिफ है दूसरे खेलों से, और मुख्तलिफ और भी खेल होते हैं, क्रिकेट है या आउटडोर स्पोर्ट्स या इंडोर है, कितना मुख्तलिफ है ये? क्रिकेट और बैडमिंटन और स्पोर्ट्स से तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो आप समझती हैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें तो और भी इसमें फ्यूचर बन सकता है वुमेन स्पोर्ट्स में? जी। आपकी बेटी है तो कैसा रहा ओवरऑल मैच? क्योंकि पहला मैच था, इनका तजुर्बा नहीं है लेकिन जीता इन्होंने। थैंक यू सो मच जी, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बड़ा अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि दूर दराज के इलाकों से वो लोग जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो ये एक बहुत अच्छा आपने अपॉर्चुनिटी दी। बहुत दूर दूर से लोग आए यहाँ पे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी तरह अगर आप लोग करते रहेंगे तो बहुत नंबर प्लेयर्स हमारे स्क्वाश के निकलेंगे। तो मैं आपको, आपकी सब की टीम को मुबारकबाद दूंगा, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के इवेंट्स आप रेगुलरली रखा करें। सुना आपने कि खिलाड़ी हों या उनके सरपरस्त वालिदैन, तो वो बड़े खुश हैं कि एक तजुर्बा है और बच्चों को अगर मौक़े दिए जाएँ तो यकीनन उनकी सलाहियतें सामने आती हैं, उनका टैलेंट सामने आता है। यही टैलेंट आगे चल के मुल्क के लिए नेक नामी का बायस बनता है। जी।